हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन की सारे थ्योरी को डिस्कशन कर चुके हैं तथा दर्पण सूत्र, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में के बीच संबंध, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण जो होगा से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होगा। तो ऑप्शन घ में है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। तथा दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब मिलने के लिए आपतल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्योंकि आपतल दर्पण में ही वास्तविक तथा आभासी दोनों बनता है। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो प्रतिबिंब बनता है से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो मिल सकता है यानी प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो आपतल दर्पण के द्वारा मिलेगा वो। तो ऑप्शन हो जाएगा ख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपतल दर्पण में भी प्रतिबिंब आभासी बनता है और उत्तल दर्पण में आभासी ही प्रतिबिंब बनते हैं। तो इनमें सभी तीनों दर्पणों का उपयोग कर सकते हैं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन घ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो समांतर किरण पुंज मिलने के लिए आपतल दर्पण का उपयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब आपतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो आपतल दर्पण की फोकस पर बनाने के लिए प्रतिबिंब जो है, अगर जो ये आपतल दर्पण है तो आपतल दर्पण की फोकस पर प्रतिबिंब बनाने के लिए जब अनंत से किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर के ही निकलता है। तो उसको अनंत पर से आना पड़ेगा। तो ऑप्शन घ में है अनंत, यानी ऑप्शन घ हो जाएगा अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, आपतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन क में है दुगनी होती है, ख में है आधी होती है, ग में चौथाई होती है और घ में बराबर होती है। तो फोकस आपतल दर्पण आपतल रहे या उत्तल रहे, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के हमेशा आधी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, यानी F बराबर R/2 होता है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक आपतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। आपतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहाँ है? फोकस और ध्रुव के बीच। तो जब भी ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब आवर्धित, बड़ा और आभासी दर्पण के पीछे बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा और आभासी और छोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ग, आभासी और बड़ा। क्योंकि आपतल दर्पण में वस्तु को, अगर आपतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है ये साइड में बनता है और आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
तो ऐसा होता है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का गा, आभासी और बड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो वही क्वेश्चन फिर से रिपीटेशन है कि अवतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब आवर्धित और सीधा बड़ा तभी प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु जो हो तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। तो 11 का आंसर हो जाएगा घ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का परावर्तक जो सतह, उत्तल दर्पण का जो सतह होता है उभरा हुआ होता है और उभरा हुआ होने के कारण उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए मोटर गाड़ी जो है पश दृश्य के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ख, यानी उत्तल दर्पण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ख। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 14, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा जब भी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा ही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग उसमें डिस्कशन किए थे थ्योरी में कि दाढ़ी बनाने में भी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ख, कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है, यानी वस्तु का सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त करता है तो दर्पण हो सकता है। समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग, यानी ग में है कि समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण दोनों में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 में है, चित्र 1.35 में सही किरण आरेख को चुने। अब इसमें किरण आरेख को चुनना है तो काम में देखिए समतल दर्पण पर जो भी किरणें पड़ती है, समतल दर्पण पर जो भी किरणें पड़ती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद ये समतल दर्पण है तो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरणें अपने ही माध्यम में और जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग में लौट जाती है बिना कोई विचलित हुए, क्योंकि लंबवत पड़ने वाली किरणें बिना कोई विचलन के उसी पाथ पर पुनः लौट जाती है, यानी जिस पाथ पर आएगी उसी पाथ पर। तो ये तो ऑप्शन का वाला गलत हो जाएंगे, ऑप्शन खा को ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन खा में है कि ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में समांतर आने वाली जो भी किरणें होता है प्रधान अक्ष के, वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकलती ही नहीं है बल्कि निकलती हुई प्रतीत होती है। यानी उत्तल दर्पण को देखेंगे हम तो ऐसा उत्तल दर्पण है, इसमें इसका ध्रुव ये है। अगर जो समांतर इसमें चलेंगे तो जो भी किरणें हैं तो इस तरह से मुड़ेगी और इसका फोकस पर आते हुए प्रतीत होता है, यानी एफ पर मिलते हुए प्रतीत होता है। तो ये वास्तविक रूप से कट रहा है, यानी उत्तल दर्पण में कभी वास्तविक रूप से कटते नहीं हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन खा भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन गा में देखते हैं तो कोई भी किरण उत्तल हो या अवतल हो, कोई भी किरण उत्तल हो या अवतल हो, प्रधान अक्ष के यदि समांतर किरण आएगी, प्रधान अक्ष के समांतर किरण आएगी तो अब फोकस होकर के निकलेगी ना कि सेंटर से, लेकिन इसमें सेंटर से दर्शाया गया तो ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन घा में देखते हैं कि ये घा वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि कोई भी किरण यदि सेंटर से किसी भी दर्पण पर पड़ती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद सेंटर की तरफ ही लौटती है। तो कोई भी किरण सेंटर से जाएगी किरणें तो दर्पण से परावर्तन के बाद सेंटर की तरफ ही लौटेगी। तो ये ऑप्शन घा सही हो जाएंगे, ऑप्शन घा सही हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m' ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब
इसका प्रतिबिंब जो होगा से उल्टा है, यानी ऋणात्मक कहने का मतलब अपोजिट। अब देखिए, ऋणात्मक तभी होता है जब उसका अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिबिंब बनता है। कोई भी एक गोलीय दर्पण में कोई भी अगर जो उत्तल को ही ले ले, अवतल को अगर जो लेंगे तो इसका इस सतह को क्या करेंगे, रंजित करेंगे। और कोई भी इसके प्रधान अक्ष के समानांतर मान चलिए कि इसका वस्तु कुछ सेंटर पर है, एक सेंटर पर वस्तु को रखते हैं तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर निकलेगा। और यदि कोई किरण फोकस से हो करके जा रहा है तो दर्पण के परावर्तन के बाद सेंटर पर जाके मिलेगा। देखिए इसमें क्या है कि सेंटर पर वस्तु को रखे थे तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से हुई निकलती है और दो किरणों का आरेख को इसमें दर्शाते हैं। तो इसका प्रतिबिंब देखिए उल्टा वस्तु के बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। इससे ये आभास होता है। और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह को दर्शाएगा क्योंकि ये प्रधान अक्ष के नीचे की तरफ डायरेक्शन में है, और जब भी प्रधान अक्ष के नीचे में जाते हैं तो वो दूरी नेगेटिव में होता है। तो यही कारण है कि ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है सो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा आंसर घा में उल्टा है। चलते हैं रिक्त स्थान को पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्रकाश डॉट डॉट में चलता है। तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी डायरेक्शन में चलता है, जब भी फ्लो करेगा इस तरीके से सीधी रेखा में फ्लो करेगा। तो प्रकाश हमेशा भी सीधी रेखा में चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में है यदि किसी दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो। तो दर्पण जब भी होगा दर्पण तो समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब का होता है प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर बनता है। हालांकि एक अवतल दर्पण में भी फॉलो करता है उत्तल दर्पण में, जब वस्तु को सेंटर पर हो। तो इसमें हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो रहा है, यानी हमेशा कंडीशन में वस्तु के बराबर हो। तो इसका मतलब है कि दर्पण जो होगा से अवतल होगा। तो इसमें क्या हो जाएंगे, दर्पण अवतल हो जाएंगे। अवतल बोल रहे समांतर होगा, समांतर होगा। समतल होगा, समतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 3 में है डॉट डॉट प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में होंगे आपतन कोण हमेशा क्या चीज के बराबर होंगे, तो परावर्तन कोण के बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर यानी फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएंगे, परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के क्या हो जाएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्वेश्चन नंबर 5 फोकस दूरी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की हमेशा दुगनी होता है, यानी r बराबर होता है r बराबर 2f, इसीलिए यहाँ से f बराबर हो जाएगा r/2। तो यानी फोकस दूरी की दुगनी हो जाएगा, इसमें 2 गुनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगनी होता है, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। डॉट डॉट दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऐसा अवतल दर्पण में ही है कि दोनों तरह के प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। तो इसमें भरेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल
डॉट 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 प्रतिबिंब ही बनते हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है से हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब आभासी होते हैं। तो इसमें भराएगा आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, जब कोई किसी दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा, क्योंकि कोई भी किरण फोकस से अगर जो आपतित होगी, कोई भी दर्पण हो, और अगर जो फोकस यानी फोकस बिंदु से आपतित होगी और आने के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा? समानांतर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, 10 को। 10 में निर्देशांक ची परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, क्योंकि आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरी होता है वो धनात्मक होता है ची परिपाटी के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनात्मक, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, तो ये इसमें होगा ध्रुव, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। निर्देशांक ची परिपाटी के अनुसार आपतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। आपतल दर्पण की फोकस दूरी जो भी होता है वो ऋणात्मक होता है, क्योंकि आपतल दर्पण में जो फोकस दूरी बनते हैं ये आपतल दर्पण है, और आपतल दर्पण में फोकस दूरी दर्पण के सामने बनता है, और कोई भी किरण समानांतर जब आते हैं तो फोकस होकर के निकलती है। तो फोकस दूरी ये क्या दर्शाता है यहाँ पर? माइनस में एफ। तो ये फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा यहाँ पर, ऋणात्मक। ऋणात्मक। चलते क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन। आवर्धन कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को। क्वेश्चन नंबर 14 में आवर्धन भरा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डॉट 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 दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो ये आपतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपतल दर्पण को भरेंगे। आपतल दर्पण को प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 को, 32 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना होगा? तो 32 सेंटीमीटर यानी एफ बराबर क्या दिया है? आर बराबर दिया है 32 सेंटीमीटर। तो एफ बराबर होता है r/2। तो एफ बराबर यहाँ से निकाल लेंगे 32/2, डिवाइडिंग इसको करेंगे तो 16 बार में कटेगा ये, तो यानी 16 सेंटीमीटर होगा, इसमें 16 सेंटीमीटर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है, एक बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है केवल, इसमें केवल आपतल दर्पण द्वारा ही किसी बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, केवल आपतल दर्पण द्वारा ही, क्योंकि उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसीलिए केवल इसमें आपतल दर्पण का ही प्रयोग होगा। आपतल दर्पण, क्योंकि आपतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ा करके। वो कंडीशन क्या है कि जब किसी वस्तु को आपतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखा हो। तो यहाँ पर रखते हैं वस्तु को, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो ये साइड बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन बाकी सारे कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स
टोटल क्लियर हो गए हैं चैप्टर फर्स्ट का। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चन को सही से आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आप हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।